तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधव उपाध्याय है एंड दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 148 इन यूपीएससी सीएसई 2022. So I have done BTech in Electrical Engineering from MNIT Jaipur and I have a decent score in GS papers. So I will try to help you in analyzing how this year's GS1 paper was. So अगर हम एनालिसिस देखें GS1 के पेपर का, तो जो क्वेश्चंस हैं वो मोर ओवर ऑन सिमिलर लाइंस थे अगर सोसाइटी और अर्बनाइजेशन के देखा जाए तो, लेकिन ज्योग्राफी और कल्चर के क्वेश्चंस थे थोड़े स्पेसिफिक थे, तो ओवरऑल पेपर वाज डूएबल एंड ऑन द मॉडरेट साइड. सो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. सो किसी भी जीएस के क्वेश्चन को आंसर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. यू हैव टू यूज योर नॉलेज इन आंसरिंग दोज. हम ये नहीं देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था, बल्कि हम ये देखेंगे कि क्या फ्रेमवर्क हमको फॉलो करना चाहिए. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल रहा एंशिएंट इंडिया को शेप करने में. तो आपको केवल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में ही ज़्यादातर लिखना है. अगर आप और दूसरे फैक्टर्स लिखेंगे तो शायद उतने आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में. सो द बेसिक फ्रेमवर्क इज आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. या तो आप डायनेस्टी वाइज चल सकते हैं कि कैसे जो हमारे वैदिक कल्चर में, फिर उसके बाद में हम मॉडर्न एज आई, फिर पोस्ट मॉडर्न एज में कैसे कैसे शेप हुआ. या फिर आप ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को मेंशन कर सकते हो, जैसे with the help of mountains, rivers, how these have shaped the Indian culture. इसमें आपको जितने ज़्यादा हो सके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसका कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, बट एनसीईआरटीज में आपको ये आंसर इनडायरेक्टली मिल जाएगा. सो दिस इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड पार्ट. सो आपको एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा. इसमें आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं एक इंडिया का, जिसमें आप शो कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने शेप किया है कल्चर. सो दिस वाज अ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछा गया था. तो इसमें आपको अपना विजडम को यूज करते हुए इसको आंसर करना है. सेकंड इज, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म. सो इसको बोले, इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो इट वाज स्लाइटली ऑन द टफ साइड, बिकॉज इसमें आपको केवल दो पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में लिखना है कि एजुकेशन और नेशनलिज्म के बारे में महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या जो उनके थॉट्स थे, क्या उनके विचार थे, उसमें क्या क्या अंतर है. तो हमको केवल एजुकेशन और नेशनलिज्म के बारे में करना है. फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं. एजुकेशन में जो गांधी जी थे वो विलेज की तरफ में जो ग्राउंड लेवल एजुकेशन को उनको प्रमोट करते थे, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो थ्रू शांति निकेतन, वो अपना नेचर और नेचर से कैसे आप सीख सकते हैं, तो नेचुरलिज्म का कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें उन्होंने यूज किया था. तो ये करके फिर आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर आंसर कर सकते हैं. इसको आंसर करने के लिए आप एक टेबल बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो थॉट प्रोसेस है वो लिख सकते हैं, एक तरफ गांधी जी का थॉट प्रोसेस लिख सकते हैं. फिर इसको एंड कर सकते हैं आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ कि कैसे आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पुराने फैक्टर्स को भी इनकलकेट करते हुए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी आप इनकलकेट करते हुए एक नई हॉलिस्टिक एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो इससे क्या दिखाएगा कि आपका जो आंसर है वो एक मूविंग फॉरवर्ड है, मतलब जो आपने पुरानी चीज़ों को आज की डेट में रिलेट कर दिया. So the third question was, bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world. So इसमें आपको social plus economic impacts लिखने हैं. इसमें ज़्यादातर गलती क्या करी थी स्टूडेंट्स ने कि वो केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिख के आ गए थे, लेकिन इसमें साफ साफ मेंशन है कि उनका इफेक्ट क्या है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो आपको डिफरेंट जो जहाँ पे कॉलोनियल रूल रहा है, जहाँ पे कंट्रीज रही हैं, जहाँ पे जो रेलवेज है वहाँ का इंट्रोडक्शन किया गया है, तो उसका कैसे रोल रहा है सोशल और इकोनॉमिक. तो मेन जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं वो हैं कि कैसे जो डेमोग्राफिक्स है वो चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल माइग्रेशन हो रहा है, और कैसे जो एग्रीकल्चर पहले इकोनॉमी थी वो अब चेंज हो रही है टू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं वो तो है ही कि कैसे कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा है, और कैसे जो हमारी रेलवेज की वजह से कैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है पूरे नेशन में. तो इट इज़ ईजियर फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड इट इज़ मोर इंटीग्रेटिंग द सोसाइटी इकोनॉमिकली. इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो दे ओनली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स. अगर हम रेलवेज की बात करें तो सम पीपल हैव सेड दैट दे आर आल्सो इंजन्स ऑफ कॉलोनियलिज्म.
तो कैसे वो कॉलोनियल रूल को स्प्रेड कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं आप, बोथ सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो दिस वॉज रादर अ सिंपल क्वेश्चन कि फूड सिक्योरिटी पे क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट एंगल्स पे लिख लेना है कि कैसे पेस्ट अटैक हो सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन है जो है वो इंक्रीज हीट के कारण कम हो रहा है। उसमें आप लेटेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं और आप क्लाइमेट चेंज के और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है, आपको वे फॉरवर्ड में आगे ये लिखना है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट और एट द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इन कंटेक्स्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो आपको केवल फूड सिक्योरिटी में बात करना है और ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही ज़्यादातर आपको बात करनी है कि कैसे वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम हो रही है, और आप डिफरेंट एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे confronted with the crisis of availability of and access to fresh water resources। तो इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं। पहला जो है वो है कि क्राइसिस है जो हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, और एक्सेस है उसका फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, वो भी कम है। तो इसको आपको दो पार्ट में आंसर करना है। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द क्राइसिस और सेकंड इज रिगार्डिंग एक्सेस। तो इसमें आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, कि 97% समथिंग इज अराउंड सॉल्ट वाटर, और बचा हुआ जो फ्रेश वाटर है उसमें भी मैक्सिमम इज फ्रोजन इन द आइसबर्ग्स एंड क्रायोस्फीयर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरी लेस इज अवेलेबल, और उसमें भी ग्राउंड वाटर ऐसा मेजर सोर्स जो हमारे पास है। फर्दर आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं कि कैसे क्यूबिक मीटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड 1950s इट वाज अराउंड 5000 एंड अब जो है वो डिक्रीज हो चुकी है अराउंड 1300 to 1200। तो इसको आप एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजंस क्या है क्राइसिस अवेलेबिलिटी के, कि क्राइसिस क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की वजह से ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो रहा है, और एक्सेस के क्या कारण है कि इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, और जो डिफरेंट जो हमारी जो इरिगेशन टेक्निक्स है वो 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर चाइना में जो पर केजी राइस को ग्रो करने के लिए जो पानी लगता है वो अराउंड 350 लीटर्स लगता है, जबकि इंडिया में इट इज अराउंड 3000 लीटर्स। सो ये जो स्टार्क डिफरेंस है इसकी वजह से भी जो हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं। तो इसमें फिर आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डिक्रीज सच नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना, और हम क्या कर सकते हैं। एंडिंग में आप हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मेंशन कर सकते हैं कि क्या एसडीजीज है, जो 17 एसडीजीज हैं वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट होते हैं और कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस में आप एंडिंग एसडीजीज के साथ में या किसी फेमस कोड के साथ में भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ आर fjords formed and why do they constitute some of the most picturesque areas of the world। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था, कोई ज्योग्राफी बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है वो इसको अच्छे से आंसर कर सकता है, लेकिन जो बेसिक आइडिया था fjord इज अराउंड समवॉट रिलेटेड टू स्नो या फिर ग्लेशियर से फॉर्म होता है। इसमें आप 2-3 पॉइंट्स एग्रीकल्चर के बारे में लिख सकते हो, और मूवीज जो भोजपुरी बनती है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो कोई डायरेक्ट सोर्स में कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटीज में जो मानसून के बारे में मेंशन हो रखा है और कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको थोड़ा विजडम यूज करते हुए उसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, डू यू थिंक मैरिज इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। तो दिस क्वेश्चन इज मोर ऑन द रिपीटेड लाइंस, क्योंकि मैरिज के बारे में, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें आप इजीली इस आंसर को लिख सकते हो। तो इसमें आपको 2 पार्ट में लिखना है कि आपका ओपिनियन कि येस इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू, कि उसके बारे में पॉइंट्स लिख देना कि क्या क्या आज की डेट में हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप है और डाइवोर्स रेट है वो इंक्रीज हो रही है। और जो सेकंड पार्ट में आप ये लिख सकते हो कि इट इज नॉट येट लूजिंग इट्स कंप्लीट वैल्यूज, उसमें कुछ ना कुछ अभी भी रिमेनिंग है। तो इंडिया के कल्चर के बारे में लिख सकते हो, हेरिटेज के बारे में लिख सकते हो कि उसमें कैसे मैरिज आज भी हमारे सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो इसको करके फिर आप एंड कर सकते हो। सो 9th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। सो दिस वाज मोर ओवर एन इजी क्वेश्चन। इसमें आपको डिफरेंट रीजंस देने की क्या सुसाइडल कॉजेज हैं। तो स्टार्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि एनसीआरबी की डेटा के अनुसार क्या सुसाइडल रेट है इंडिया में, राइट। तो जो रीजंस देने वो आप पेस्टल अप्रोच से लिख सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल एंड डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं। तो उसमें जो मेन रीजंस हैं, जैसे इकोनॉमिक में आप देख सकते हो कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज हो रही है, कोविड के बाद में सिग्निफिकेंटली उसमें डाउनफॉल आया है। सेकेंडली इसमें देख सकते हो फैमिली प्रेशर के कारण, राइट। फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस। सो इस सब के बारे में आप लिख सकते हो, राइट। तो इसमें फिर आप लिख सकते हो कि एंड में कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू एम्पावर वुमेन। तो डिफरेंट एरियाज में लिख सकते हो, एग्रीकल्चर में से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, और जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो जो स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, राइट। और जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो क्रेडिट जो दे रही है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो, राइट।
तो इसके बारे में लिख के फिर आप एंड जो डिफरेंट कमिटीज हैं उसके बारे में लिख सकते हो। जस्टिस वर्मा कमेटी है, पैम राजपूत कमेटी है, सो उसने कुछ ना कुछ वुमेन के रिलेटेड कुछ ना कुछ कहा हुआ है। तो एंड में अभी भी लिख सकते हो जो कोफी एनन का कोड है कि विदाउट वुमेन जो है जो अदर एसडीजीज है उनको अचीव करना इम्पॉसिबल है, राइट। और महात्मा गांधी जी का भी कोड लिख सकते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू ग्रो विदाउट द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो इसको आप कंट्रीब्यूट करते हुए कहीं ना कहीं आंसर को एंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, चाइल्ड कडलिंग इज नाउ रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो एक स्टेटमेंट दे रखा है कि जो पहले जो घरों में बच्चों के साथ कडलिंग की जाती थी उसकी जगह अब मोबाइल फोन्स ने ले ली है, ठीक है। तो उसके इम्पैक्ट करना है आपको, सोशलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिख सकते हो। जैसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में जो चिल्ड्रन की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो डिक्रीज हो रही है, राइट। उसमें कहीं ना कहीं जो उनके पास प्रेशर है वो बढ़ रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू इजीली रिलेट, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं। जो ऑनलाइन गेमिंग है जैसे ब्लू व्हेल एक नाम का एक गेम, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। दे आर नॉट एबल टू प्ले विद अदर पीपल, अपने जो संग के लोगों के साथ में खेल नहीं पाते, तो दैट इज इम्पैक्टिंग देयर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। सो उसमें आप डिफरेंट जो एक्सपेक्ट्स हैं वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आप वे फॉरवर्ड में जरूर लिखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके, जो प्रॉब्लम है। उसमें ये लिख सकते हो कि पेरेंटल लॉक लगाया जाए, देयर शुड बी लिमिटेड टाइम इसमें यूज करना चाहिए, और जो इसमें रोल होना चाहिए कि देयर शुड बी सम इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज इन द फैमिली। सो बेसिक लेवल से वो स्टार्ट होनी चाहिए सोशलाइजेशन में। आप एथिकल वैल्यूज का भी मेंशन कर सकते हो। दिस वाज मोरओवर इजी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो उसमें आपको जो बेसिक फीचर्स हैं जो हमारे अर्ली वैदिक और लेट वैदिक पीरियड के में हुआ था, और जो रिलीजन्स में क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। तो उसमें आप डिफरेंट रिलीजन में आप डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म में क्या है, जो गुरु नानक जी के जो टीचिंग्स हैं वो लिख सकते हो। उसके बाद में हिंदुइज्म में सर्व धर्म संभव है वो लिख सकते हो, मुस्लिम में लिख सकते हो, और डिफरेंट क्रिश्चियन और डिफरेंट फेथ्स में आप डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जो लिख सकते हो। इसमें आप एक हब एंड स्पोक डायग्राम बना सकते हो कि एक सर्कल बनाया, उसमें आपने डिफरेंट रिलीजन्स को शो करा, उसकी वैल्यूज के बारे में लिख दिया। और वैदिक सोसाइटी के बारे में आप लिख सकते हो कि वहाँ पे पॉलिटिकल फीचर्स क्या थे, सोशल क्या थे, कल्चरल क्या थे, राइट। सो डिफरेंट फीचर्स थे। एक फीचर पर्टिकुलर मुझे याद आ रहा है कि देयर वाज अ फीचर ऑफ नियोग, जिसमें a widow could marry the brother of the deceased husband. So this was a practice that was practiced there. So early Vedic period के टाइम पे। So ऐसे different practices अगर आप जितना specific इसमें लिख सकते हो, जितने specific examples दे सकते हो, that would be more helpful, और उसमें आपको थोड़े extra marks मिलेंगे, right? सो आपको क्या लगता है कि ये सारे फीचर्स अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी में। तो आप देख सकते हो कि कास्ट सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलिंग। जो कास्ट सिस्टम में वो है, जो रिचुअल्स है आज की डेट में हम जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं वो कहीं ना कहीं पुराण और इनसे से लिए गए हैं। और जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं अभी भी आज की डेट में भी बहुत जो पुराने चल रहे थे वो ही चलते हुए आ रहे हैं। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि कई फीचर्स चेंज भी हो सकते हैं। तो इसमें अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा एंड में ये पार्ट भी देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं जो अब रिलेवेंट नहीं है और कहीं ना कहीं असिमुलेशन हो गया या मर्जर हो गया उनका। तो लिख के फिर हमारे एंड में लिखना है कि एक जो मिडिल स्टेटमेंट देके फिर को सॉल्व करना है कि वैदिक के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको लेते हुए भी, और जो मॉडर्न फीचर्स हैं आज के कल्चर के वो भी लेते हुए साथ में असिमुलेट करते हुए कैसे एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी बनाई जाए। तो उसमें लिखते हुए फिर आप आंसर को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस introduced during the Sultanate period? How did those technological changes influence the Indian society? So this is slightly on the tough side, क्योंकि Sultanate period के बारे में सब पढ़ते हैं, लेकिन technological changes is something what was not expected कि UPSC ये सारी चीज़ें पूछ ले। तो इसमें मेनली जो first thing that comes to mind is architecture कैसे change हुआ था, right? जो वहाँ पर arcuate architecture था वो कैसे आया था ट्रेबिएट की जगह। So आप ये start कर सकते हो। नेक्स्ट इज इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए थे। थर्ड इज मेटल वर्क एंड कॉइनेज, जो वहाँ पे कॉइन्स की जो आर्ट थी वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे थे और कैसे हो रहे थे। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सो इसके बारे में आप जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में लिख सकते हो। एग्जैक्ट आंसर्स, एग्जैक्ट एग्जांपल्स ढूंढना इज स्लाइटली टफ। तो इसमें आप केवल डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको बारे में लिख सकते हो कि इसमें कैसे कैसे न्यू चेंजेस आए थे बेसिक वर्ड्स में भी। इसके बारे में आप एक मैप भी बना सकते हो कि कैसे दिल्ली सल्तनत में कैसे डायनेस्टीज चेंज हो रही थी और कैसे डिफरेंट एरियाज में कैसे जो न्यू डायमेंशंस है और टेक्नोलॉजी में कैसे चेंजेस आ रहे थे, राइट। और उनके बारे में सेकंड पार्ट इज दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन सोसाइटी। क्या क्या सोसाइटी में हुआ था कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा था,
इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, राइट, कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ था, अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर्स बन गए थे, जो अपना सल्तनत पीरियड था वहाँ पर, राइट, दिल्ली वाज द मेन अर्बन सेंटर्स और डिफरेंट अराउंड सराउंडिंग एरियाज में बने थे, ठीक। तो सो दिस वाज द वेरियस सोसाइटी में क्या क्या इंपैक्ट हुए थे, तो इसके बारे में आप डिफरेंट डायमेंशंस में लिख के इस आंसर को एंड कर सकते हो। सो 13th क्वेश्चन इज हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। सो ये ट्राइबल मूवमेंट पे क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का एक फेवरेट सेक्टर है जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछती है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मोरओवर ओवर द इयर्स हमेशा कहीं ना कहीं ट्राइबल मूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको इजीली स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, विपिन चंद्रा में पढ़ोगे, और एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं मेंशन है। इसमें आप एक मैप बना के फ्रंटियर और नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स के बारे में शो कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स थी और कहाँ कहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सो तो इम्पैक्ट कैसे हुआ था कॉलोनियल रूल का, सो आप लिख सकते हो डिफरेंट एरियाज में से, लैंड में कैसे उनका इंटीग्रेशन हो गया था, राइट, फॉरेस्ट मूवमेंट कैसे हुआ था, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन सेक्रीफाइस थे, कॉन्स प्रैक्टिस करते थे, वो कहीं ना कहीं कम हो गए थे, राइट, सोशल कैसे चेंज हुआ था, कल्चरल इथोस में कैसे चेंज हो गया था, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, राइट। और ट्राइबल रिस्पॉन्स क्या रहा था, ट्राइबल रिस्पॉन्स थ्रू आर्म्ड एंड रिबेलियन के थ्रू हुआ था, डिफरेंट रिबेलियंस आप लिख सकते हो, मुंडा अपराइजिंग लिख सकते हो, संथाल रिबेलियन लिख सकते हो, और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट आप रिबेलियन लिख सकते हो। यहाँ पे इजीली एक मैप ड्रॉ कर सकते हो और आपको शो कर सकते हो कि कौन कौन से लीडर्स थे, उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट स्टार्ट किए थे, राइट। इकोनॉमिक डिप्रेशन के अगेंस्ट जो मनी लेंडर्स के जो एक्सप्लॉयटेशन था वो कहीं ना कहीं एक कॉज था, राइट, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज था उनका इम्पैक्ट था, जो उनके कल्चर को चेंज करना चाह रहा था, वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल था उनके मूवमेंट के कारण। तो आप पहले तो मूवमेंट का इम्पैक्ट लिख सकते हो और सेकंड पार्ट में लिख सकते हो कि डिफरेंट एरियाज में कैसे उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सो दिस वाज मोर ऑफ अ इजी क्वेश्चन, राइट। एंडिंग आप ऐसे कर सकते हो, ट्राइबल मूवमेंट वाज वन ऑफ द स्मॉल पार्ट, जहाँ पर एक बिगर पार्ट दैट शेप्ड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, सो इट वाज वन ऑफ द मेजर अपराइजिंग। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, comment on the resource potentials of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas. So start this question with the data कि India की coastline is around 7,500 kilometers long, right? और रिसोर्स पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, फर्स्ट इज आप फिशरीज की तरफ जा सकते हो, सेकंड इज हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें हमारे पास मिनरल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, राइट। हमारे पास जो सैंडल्स और सैंड्स हैं केरला के, उसमें मोनोजाइट के डिपॉजिट्स हैं, राइट। एंड सेकंड इज मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड दोज एरियाज के बारे में आप लिख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी कोस्ट लाइन में रिचली अवेलेबल है। सेकंड इज स्टेप्स टेकन, क्या क्या करे गए, राइट, एनडीएमए के स्टेप लिख सकते हो कि क्या क्या जो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम है वो हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो हमने इनकलकेट किए हैं, राइट। एंड देयर इज अ मैपिंग डन बाय एसएससी अहमदाबाद, जिसमें कहीं ना कहीं जो वल्नरेबल जोन्स हैं उनको हमने मैप किया हुआ है। सो दीज आर, और इसके अलावा आपके पास कोई केस स्टडी, जैसे ओडिशा की एक केस स्टडी है जहाँ पर जो उनकी प्रिपेयर्डनेस थी अगेंस्ट साइक्लोन, इसकी वजह से जो डैमेज था वो बहुत कम हुआ था, तो आप ये कहीं ना कहीं लिख सकते हो, जो ओडिशा का मॉडल है वो लिख सकते हो। उसके बाद में आप जो और स्कीम्स हैं उनके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। फिर एंड में आप सेंडाई फ्रेमवर्क या फिर ऐसे कुछ मेजर इनिशिएटिव से CDRI की जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके थ्रू आप आंसर को एंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, identify and discuss the factors responsible for diversity of natural vegetation in India, assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India. So this question is on the easier side and ये आपको NCERTs में आराम से मेंशन मिल जाएगा नेचुरल वेजिटेशन के ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में। सो आप स्टार्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है उसके बारे में लिख सकते हो। फिर डाइवर्सिटी क्या क्या है, तो उसमें आप मैप बना सकते हो, मैप के थ्रू आप डिफरेंट डाइवर्स जो नेचुरल वेजिटेशन है, डिफरेंट फॉरेस्ट हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, राइट। फिर इसमें जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न एंड माउंटेनियस रीजन्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। फिर वेक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लाइमेट इज अ मेजर फैक्टर, फिर जोग्राफिकल एंड टेरेन, टोपोग्राफी, सॉइल, राइट, दीज आर द मेजर फैक्टर्स। इसके अलावा मैं एल्टीट्यूड, राइट, एंड द इंसोलेशन दैट वी आर गेटिंग, सो इसके बारे में मेंशन करके एक लाइन के बारे में लिख सकते हो। सेकंड इज सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स, अगर आपके पास डेटा है तो आप नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो भी लिख सकते हो और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मेंशन कर सकते हो। फिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में लिख सकते हो। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम, उसके बारे में लिख सकते हो। फिर टूरिज्म एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स जो भी हैं, जो मराइन कंजर्वेशन का, एक्ट अगेंस्ट अ बफर और एक्ट अगेंस्ट अ रेजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। एंड में SDGs के साथ में इसको आप एंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन विच इज
Why did the human development fail to keep pace with the economic development in India? So human development नहीं हो पा रहा है, बल्कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो स्टार्ट कर सकते हो आप डेटा के साथ में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रेटिंग इज 132 एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो विच शोज अ स्टार्किंग डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए? इनकम इनइक्वालिटी, एक तो इनकम इनइक्वालिटी है। सेकंड इज एजुकेशन में जो डिस्पैरिटीज हैं वो लिख सकते हो आप। इसमें एक बुक का मेंशन कर सकते हो कि व्हाई नेशंस फेल। Robinson, the author was Robinson. He stated that he compared a boundary village between US and Mexico. तो वहाँ पर जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस थे ऑन द US साइड वर हाईली रिजिलेंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, और ऑन द मैक्सिको साइड उनके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं था। तो अगर बेसिक इंस्टीट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक हेल्थ केयर और बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अर्बन रूरल डिवाइड के बारे में लिख सकते हो, और डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं जो आपके उस समय सोच सको वो आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है कि कैसे ये सारी चीज़ें कम की जाए, राइट। तो इसमें आप एक तो दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हो, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं टू डिक्रीज दीज टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज एंड टू इंक्रीज द ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड वे फॉरवर्ड में आप कैसे कर सकते हो इक्विटेबल इनकम ग्रोथ, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इसके बारे में आप मेंशन करके इसको आंसर को एंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन विच इज From being net food importer in 1960s, India has emerged as a net food exporter in the world. Provide reasons. तो इसमें आप स्टेट कर सकते हो कि इंडिया का जो करंट जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज अराउंड 320 मिलियन टन्स। तो आप डेटा के साथ में इसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड की रीजंस बिहाइंड इंडियाज की जो ट्रांजिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस थे, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केवल हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में लिखेंगे और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लिखेंगे। दिस वॉज नॉट द ओनली फैक्टर जो जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा था। फर्स्ट मेजर वॉज लैंड कंसोलिडेशन, टेनेंसी रिफॉर्म्स, इसके बारे में आप लिख सकते हो। सेकंड इज अबाउट द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने इरिगेशन पर फोकस किया था कि केवल रेन फेड ही हमारा एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, रादर इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमने की थी, राइट। तो उसके बारे में सब चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इसमें आप आगे वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो या फिर एंड में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं आज की डेट में फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसके बारे में मेंशन करके ऑपरेशन ग्रीन्स, इनके बारे में मेंशन करके जो हार्वेस्टिंग के बारे प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट जो स्कीम्स है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस? सो दिस इज क्वेश्चन विच इज आस्किंग अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। सो ये क्वेश्चन है ईजियर साइड में है क्योंकि हर साल यूपीएससी इज asking 1 or 2 question on urbanization. So अगर आपने urbanization के बारे में कहीं से भी पढ़ा होगा तो this question is easier to attempt. तो इसमें आपको लिखना है कि स्टार्ट करना है कि urbanization की रेट कितनी है इंडिया में, इज अराउंड 35%। एक डेटा के साथ में स्टार्ट कीजिए, ना कि जो डेफिनेशन ऑफ urbanization से। इसमें आपको लिखना है कि कैसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं urbanization के कारण हो रहे हैं। फर्स्ट इज आप लिखोगे कि इकोनॉमिक एंगल में कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। सेकेंड इज जो है वो पर्टिकुलर एरिया में वो सेग्रीगेटेड है। थर्ड इज कि उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हाउसिंग नहीं है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें नहीं है। आप इसमें एग्जांपल भी देख सकते हो, एनसीआर की सराउंडिंग रीजन्स में वहाँ पर स्लम्स और दीज एरियाज आर डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। सो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आप लिख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेशन हो रहा है, बिकॉज वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी है। गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी स्टेप्स टू इंक्रीज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका मेंशन करके फिर आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि कैसे आप मिटिगेट कर सकते हो सेग्रीगेशन को और ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट इज 19, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? सो दिस वाज अ स्लाइटली मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है स्टैटिक है और फ्लूइड है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हुए हैं और आपके सोसाइटी के बारे में बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कास्ट के बारे में हर साल कहने के एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आपको एक्सप्लेन करना है कि कास्ट क्या है, कास्ट आइडेंटिटी क्या है इंडिया में। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कास्ट आइडेंटिटी स्टैटिक है इसकी वजह से, राइट। तो उसमें लिख सकते हो आप हिस्टोरिकल रूट्स, पैट्रियार्कल सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो है, राइट। एंडोगेमी इज अ मेन रीजन। सोशल, हमारे पास जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमको स्टॉप करते हैं जो कल्चर जो कास्ट को चेंज होने के लिए, इसलिए वो स्टैटिक है। तो इसमें आप डिफरेंट एंगल्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कास्ट आइडेंटिटी बीइंग फ्लूइड, कि फ्लूइड किस कारण से है, राइट। इसमें आप ग्लोबलाइजेशन लिख सकते हो।
जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। मोबिलिटी लिख सकते हो, उसमें आप इकोनॉमिक एंगल लिख सकते हो कि क्लास, नाउ द मोर फोकसिंग ऑन क्लास नॉट कास्ट। तो कास्ट पे तो फोकस नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पे क्लास पे ज्यादा फोकस है, राइट। अर्बनाइजेशन इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो कि अर्बनाइजेशन के कारण कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो फिर आप इसको क्वेश्चन को एंड कर सकते हो। तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। Next is the last question, 20th. Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. तो जो पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद में जो हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स है, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए थे 1991 के बाद में एथनिक आइडेंटिटी में और कम्युनलिज्म में, राइट। तो उसमें आप दो तरीके से लिख सकते हो, पॉजिटिवली भी लिख सकते हो, उसको नेगेटिवली भी लिख सकते हो। तो उसको आपको दो पार्ट्स में रखना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन ethnic identity and communalism and negative impacts on ethnic identity and communalism. So पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम हो गई, और जो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो कि कहीं ना कहीं फ्लूइड हो गया है एथनिक आइडेंटिटी, इतना रिजिड नहीं रहा जो पहले था लिबरलाइजेशन के पहले, राइट। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं, सो ये सारी चेंजेस हुए हैं, राइट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है एथिकल आइडेंटिटी पे कि कहीं ना कहीं दे आर मोर अवेयर, तो कहीं ना कहीं जो टेंडेंसीज है, राइट, जो नेगेटिव टेंडेंसीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, राइट। एंड पॉलिटिसाइजेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो कास्ट आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं एथनिसिटी के साथ में स्ट्रांग हो रही है, मर्ज हो रही है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या क्या इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं कम्युनल टेंडेंसीज कम हुई है एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का प्रमोशन हुआ है। और नेगेटिव इज कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड कल्चर, कहीं ना कहीं कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो दैट इज मोर इजीली सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कम्युनल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ISIS ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड दो जो एड मिल रही है एक्सटर्नल एरिया से, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो कम्युनल टेंडेंसीज है, क्लैशेस हैं, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आप नेगेटिव एस्पेक्ट भी ले सकते हो, राइट। फिर आप एंड में लिख सकते हो, एंड कर सकते हो उसको जो SDG 16 के साथ में कि इट इज पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट कर रहा है, और SDG 10 के साथ में कि हमको जो इनइक्वालिटीज है वो कम करनी है। सो वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें आप एंड में जो G20 का एम है वो भी लिख सकते हो कि वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। सो ये सारी चीज़ें जो एथनिकल आइडेंटिटीज के इनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें आपको GS1 के पेपर को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, है। सो किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज, जो हर किसी स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर स्टाइल होगी कि वो कैसे GS के पेपर को अटेम्प्ट करता है, बट मोर और व्हाट विल फैच मार्क्स इज कि वो राइट फ्रेमवर्क को फॉलो करें। सो देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हो GS के पेपर को आंसर करने के लिए, लेकिन अगर आपने सही फ्रेमवर्क में लिखा और जो पूछा गया वो लिखा, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन GS पेपर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल आंसरिंग इज दैट कि आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो दैट विल फेच मार्क्स। सो ट्राई टू राइट एज सिंपल एज पॉसिबल कि जो पूछा गया वो लिखिए, एंड जितना हो सके उसको एनरिच करने के लिए एग्जांपल्स और डेटा का आप यूज कर सकते हैं। सो दैट विल लैंड यू समवेयर अराउंड 110 एंड अ गुड स्कोर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप दैट this session is going to help you in analyzing the GS paper.